नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एक बार हमने ऑलरेडी ग्रामीण परिवेश कवर कर रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और एक बार हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश का कंटेंट बाय करना चाहते हैं, संपूर्ण ग्रामीण परिवेश ओवरऑल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 20 प्लस मार्क्स अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में इतना करके एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आज का ये क्विक रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, ना कि डिटेल्ड। ठीक है, तो डिटेल्ड के लिए आप अलग वीडियो देखिए, अलग प्लेलिस्ट देखिए। स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसल के साथ की जाती है? तो ये ज्वार एवं बाजरा के साथ में की जाती है। चैप्टर अभी चल रहा है कृषि, भारतीय कृषि हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मसाला उत्पादन में आमान परिवर्तन लाने से बादामी क्रांति संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। तो नदी जोड़ो परियोजना को हम अमृत क्रांति की संज्ञा देते हैं, यानी कि नदियों को जो हम जोड़ते हैं वो अमृत क्रांति के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है? तो 54%, यानी कि 54.6% आबादी जो है ये कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है 2011 की आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ध्यान रखना 17.4% है देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को कब मंजूरी दी गई? तो 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई। 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विषय में कृषि को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो राज्य के विषय में कृषि को कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1929 में मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो मेजिफेमा नागालैंड में स्थित है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेजिफेमा नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। कौन थे? पंजाब राव देशमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जायद फसल की क्या विशेषता है? जायद फसल की यह विशेषता है कि यह फसलें अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवा सहन कर सकती हैं। तो अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवा सहन कर सकती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें होती कौन कौन सी हैं? तो खीरा होता है, तरबूज होता है, ककड़ी होता है, ये सब जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की बुआई और कटाई कब होती है? क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की बुआई और कटाई कब होती है? तो बुआई जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर में होती है। ठीक है, बुआई कब होती है? जुलाई में, और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या हैं? तो खरीफ फसल के उदाहरण दोस्तों वैसे आप सभी को पता होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, तंबाकू, जूट, कपास, गन्ना, ये सब की सब क्या हैं? ये खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चावल, ज्वार, बाजरा, एटीसी सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तिल और मूंगफली, तंबाकू दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तंबाकू भी आपका खरीफ की फसल है, गन्ना भी आपका खरीफ की फसल है, जूट और कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ से देखने में इजी है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विवर्षीय पौधे का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो द्विवर्षीय पौधे में जो है ये चुकंदर आता है। द्विवर्षीय पौधे में क्या होता है? चुकंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुवर्षीय पौधे का उदाहरण क्या है? तो गन्ना जो है ये बहुवर्षीय पौधे का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। एक वर्षीय तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन द्विवर्षीय और बहुवर्षीय का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो द्विवर्षीय चुकंदर है और बहुवर्षीय आपका गन्ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के खाद्यान्न योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर चावल का उत्पादन होता है? तो 47% भूमि पर। खाद्यान्न योग्य भूमि के 47% भूमि पर सिर्फ चावल का प्रोडक्शन होता है, यानी कि चावल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होता है।
कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत पर गेहूं का उत्पादन होता है? तो 15% भूमि पर जो है, कुल कृषि योग्य भूमि के 15% भूमि पर जो है ये गेहूं का उत्पादन होता है। आज के क्वेश्चंस दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको मैंने छांट के आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। कई जगह से, कई डेटा सोर्सेज से मैंने डेटा को लिया है और कहानी को हटा के क्वेश्चन बना के, ठीक है, आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप पेड बैच को हमारे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका 1 लाइनर का कंप्लीट PDF भी दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कपास उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अंडा एवं मुर्गी उत्पादन दोनों से संबंधित क्या है? रजत क्रांति। ये कंफ्यूज मत होना सिल्वर और रजत में, ठीक है। रजत अलग है और सिल्वर अलग है। सिल्वर आपका कपास उत्पादन, रजत आपका अंडा एवं मुर्गी उत्पादन। ब्लैक क्रांति क्या होती है? ब्लैक क्रांति दोस्तों होती है वैकल्पिक ऊर्जा से। कहीं कहीं ब्राउन क्रांति भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा, लेकिन इसको ब्लैक क्रांति भी बोलते हैं। दोस्तों ब्राउन अलग होता है, ब्लैक अलग होता है, ठीक है। तो ब्राउन जो होता है ये आपका, ये आई थिंक चमड़ा उद्योग से संबंधित होता है। ब्लैक आपका वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है, ओके। सो ब्राउन जब पूछेगा तो चमड़ा उद्योग, और जब ब्लैक पूछेगा तो ये वैकल्पिक ऊर्जा उद्योग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है दूसरी कृषि नीति 2000 यानी कि 2000 से, दूसरी कृषि नीति 2000 से संबंधित है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इसको आप समझते चलिए, बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति, ओके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये आपका हैदराबाद में हुई 1996 में, ठीक है। 1996 में राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फरीदाबाद और हैदराबाद में अंतर है। ये हैदराबाद में जो स्थित है ये राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, और जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है ये पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जबलपुर में है, और ये डेटा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खरपतवार करके आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये 1875 में की गई। ये डेटा कहीं कहीं वेरी कर रहा है, तो ज़्यादातर मैंने चेक किया तो ये 1875 ही दिया हुआ है, ठीक है। 1875 ही दिया हुआ है, तो आप 1875 को लेके चलिए, ओके। सो ये डेटा वैसे दोस्तों कई जगह पर वेरी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया? तो ये 1880 में किया गया। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया? तो 1880 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग कब बनाया गया? कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 1 दिसंबर 1919 को दोस्तों एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया कृषि विभाग को, ओके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1 मई 1920 को हुई। युक्ति बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कृषि विभाग की स्थापना जो है 1 मई 1920 में हुई, यूपी की बात हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट अभी मैंने ऊपर किया था, कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग में कब शामिल किया, ये नहीं, ये डेटा दोस्तों ऊपर वाला, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ये 1875 में किया गया, ठीक है। तो ये डेटा कहीं कहीं जगह वेरी हो रहा है, मैंने इसको चेक भी किया है। तो युक्ति एक बुक है दोस्तों, उसमें आपका 1920 दिया हुआ है, 1 मई 1920 उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में। लेकिन ज़्यादातर डेटा दोस्तों 1875 के पक्ष में ही जा रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से इसको आप कर लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, कॉलोनाइजेशन योजना कब समाप्त हुई? तो 1964 में समाप्त हुई। कॉलोनाइजेशन योजना 1964 में समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकी को पृथक दोस्तों यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना, पृथक में कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो औद्योगिकी को पृथक विभाग उद्यान के रूप में कब सृजित किया गया? तो 1974 में किया गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आइसोपोम योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेश पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान अनुमन्य है? तो 50% तक का जो है ये अनुदान अनुमन्य है। आइसोपोम योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेश पर कितने प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है? तो 50% तक अनुदान अनुमन्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हम कुछ केसीसी पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कौन से किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं? तो ये हैं 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान जो है इसके पात्र हैं। ठीक है, हकदार हैं। केसीसी योजना के अंतर्गत कौन से किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं? तो 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इसके हकदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? केसीसी किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? ये कार्ड किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो किसानों की भूमि के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसानों की भूमि के आधार पर किसानों को केसीसी कार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड कितने दिन के लिए वैध होता है? तो वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए ये वैध होता है। जब वार्षिक समीक्षा होगी तो 3 वर्ष के लिए वैध होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि का भुगतान कितने समय में करना होता है? तो 12 महीने में करना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहलाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र भारत का धान का कटोरा कहलाता है। वैसे आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि विश्व में धान का कटोरा कौन सा देश कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा और आप लोग कमेंट भी करेंगे विश्व में धान का कटोरा कौन सा देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केरला में होता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरला में होता है। और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका धान से संबंधित है। ठीक है, ब्लास्ट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तंबाकू उत्पादन में देश का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान है तंबाकू उत्पादन का विश्व में भारत का। अगला क्वेश्चन है भारत में झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है इस पे, झूम कृषि पे। एक है झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड। जब प्रतिशत की बात करेगा तो नागालैंड, और जब सिर्फ भूमि की बात करेगा भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती होती है? तो ये मिजोरम में होती है। ठीक है, परसेंटेज भूमि अगर बात करेगा झूम खेती का तो नागालैंड, और सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ पर होती है? तो मिजोरम में होती है। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर की संस्तुति किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने संस्तुति की थी कृषि जोतों पर कर लगाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरला में होता है। भारत में केरला में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केरला में अगेन। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ लिखा हुआ। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का केरला में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षाहीन खेती किस क्षेत्र में बहुतायता की जाती है? तो कोरोमंडल का मैदानी भाग में की जाती है, जहाँ पे ये वर्षाहीन खेती होती है। ठीक है, भारत में वर्षाहीन खेती बहुतायता कोरोमंडल के मैदानी भाग में की जाती है। अगला क्वेश्चन है असम में शीतकालीन चावल की फसल को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये साली नाम से जाना जाता है, साली। ठीक है, असम में शीतकालीन चावल की फसल को साली नाम से जाना जाता है। कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? अगेन इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के क्लास में भी मैंने करवाया था। तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। हरित क्रांति की खोज अमेरिकी विद्वान थे, मतलब हरित क्रांति को किसने खोजा था? तो विलियम गैड ने खोजा था। ठीक है, गैड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो गुजरात अग्रणी राज्य है। ठीक है, भारत में फसलों में कौन सी सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो चावल है, मतलब चावल के फसल में सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन सीरीज है। एक बच्चा बोल रहा है कि अरे सर आप क्या कर रहे हो, पढ़ाते नहीं हो सही से, आप फटाफट बस आप पढ़ रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। यार देखो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ला
पढ़ते हैं फटाफट। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारा टारगेट रहता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाए। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हैंड राइटिंग नोट्स से मैंने डिटेल में पढ़वाया है, लगभग 33-34 वीडियो अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ग्रामीण परिवेश ओलंपिक स्टडी, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले सेशन के लिए भी आप थोड़ा वेट कीजिए, कल आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।